तो ड्रैगन बॉल की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैन मेड मांगा यानी ड्रैगन बॉल काकुमी का पहला चैप्टर मैं पिछली वीडियो में स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसमें कि गोकू एंड बीरस फाइट करते हैं। और सही में ये फाइट अलग ही लेवल की होती है। लेकिन इस वीडियो में मैं उस फाइट को कवर करूंगा और चैप्टर फर्स्ट को भी कवर करूंगा और उसी के साथ साथ चैप्टर सेकंड को भी कवर करने वाला हूँ, जिसमें कि ग्रैंड प्रीस्ट के बराबर स्ट्रॉन्ग एंजल की एंट्री होती है और वो सारे यूनिवर्सेस को तबाह करने की धमकी देती है। अब अगर यार तुम सोच रहे हो कि ये कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आ गया और जानने में इंटरेस्टेड हो कि स्टोरी में आगे क्या होता है, देन कीप वॉचिंग। तो ड्रैगन बॉल काकुमी की पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे गोकू और बीरस की फाइट के दौरान गोकू बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन अचानक से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर बीरस पे एक बहुत बड़ा अटैक छोड़ देता है, जिसमें कि लिटरली काफी सारे प्लेनेट्स एक साथ बीरस के सर पे जाके गिरते हैं। एटलीस्ट ऐसा हम सबको और गोकू को लगता है, क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि गोकू के पीछे से एक हाथ आता है और सिर्फ उस हाथ की प्रेजेंस से गोकू की फट के हाथ में आ जाती है, बिकॉज ये हाथ था बीरस का, जिसने की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को मिक्स करके एक बहुत ही बैड ऐसा ऑरा क्रिएट कर रखा था। और बीरस खुद बोलता है कि सन गोकू तुम्हें अपने आप पे नाज होना चाहिए, क्योंकि मुझे याद ही नहीं कि ये फॉर्म मैंने पिछली बार कब यूज की थी। अब बीरस के इस सेक्शन के रिएक्शन में गोकू तुरंत ही उसके पीछे पहुंच जाता है और उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, बट बीरस क्लियरली गोकू से बोल देता है कि तुम कितना भी तेज मूव कर लो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारी स्पीड मेन लिए एक टर्टल की स्पीड जैसी है। और सही में यार क्या खतरनाक ही फॉर्म बनाई है बीरस की। जरा बंदे के बाइसेप्स देखो, पहले गोकू के बाइसेप्स के आधे भी नहीं थे, अब उससे डबल लग रहे हैं। खैर अब कोई रास्ता ना दिखने पे और अपने लास्ट रिजॉर्ट की तरह गोकू अपने सिग्नेचर मूव का यूज करने की सोचता है, यानी कामेहामेहा। और दूसरी तरफ बीरस भी तैयार हो रहा होता है कि आजा तेरे इस अटैक को भी देख लेता हूँ। लेकिन जैसे ही गोकू अपने उस अटैक को लॉन्च करने वाला था, तभी उसकी बॉडी उसका साथ छोड़ देती है, जस्ट लाइक जीरन के अगेंस्ट में हुआ था, जिस पे बीरस और वीस विलाक बस हवा निकल गई। अब क्योंकि गोकू अनकॉन्शियस हो चुका था और ये फाइट खत्म हो चुकी थी, तो बीरस को काफी गुस्सा आता है। बंदा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है कि इतने टाइम बाद तो वो अपनी उस फॉर्म को यूज कर पाया था और फाइट करने वाला था उस फॉर्म के साथ, लेकिन ये गोकू इसने सारा मजा किरकिरा कर दिया। अब ड्रैगन बॉल की बात चली रही है, तो क्या तुम्हें अकीरा टोरियामा के बारे में पता है? ऑब्वियसली पता ही होगा, ड्रैगन बॉल के क्रिएटर है वो। लेकिन तुम्हें ये 100% नहीं पता होगा कि ड्रैगन बॉल डायमा का लास्ट एपिसोड उसी दिन एयर होने वाला है जिस दिन अकीरा टोरियामा का देहांत हुआ था। और ये चीज और भी ज्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि ड्रैगन बॉल डायमा लास्ट वर्क है अकीरा टोरियामा का, जो कि उन्होंने मरने से पहले खत्म किया था। यानी आगे जो भी तुम देखने वाले हो ड्रैगन बॉल में, वो अकीरा टोरियामा का नहीं होगा, टोयोटारो का होगा, जिनको की एक तरीके का सक्सेसर बोल सकते हो तुम ड्रैगन बॉल का। और तुम्हें ये भी चीज पता नहीं होगी कि यही टोयोटारो नया वॉल्यूम लाने वाले ड्रैगन बॉल सुपर का। इसलिए तो कहता हूँ मेरा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें बताता रहता हूँ मैं उसमें। इसके बाद वापस स्टोरी पे आए तो हम देखते हैं बीरस को, जो कि किंग काय के प्लेनेट पे आया होता है, बिकॉज इतनी खतरनाक फाइट की वजह से बीरस का प्लेनेट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और उसको सही करने की जिम्मेदारी थी किंग काय की, जिसको कि लिटरली बीरस धमकी देते हुए बोलता है कि बतावे मेरा प्लेनेट सही कर पाएगा कि नहीं तू, जिसपे वो हाँ तो बोल देता है। बट जब रियलिटी में वो सब मिलके बीरस के प्लेनेट पर जाते हैं और ये देखते हैं कि क्या हालत हो चुकी है उसकी, तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, जिसपे बीरस फिर से पूछता है सही कर देगा ना मेरे प्लेनेट को? तो इस पे किंग काय बोल देता है कि हाँ कर दूंगा, लेकिन टाइम जरूर लगेगा इस चीज में। इसके बाद बीरस वीस से बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी गोकू के पास जाना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और उसका एटमॉस्फेरिक ऑरा एक्सपायर होने वाला होगा और उससे गोकू की जान भी जा सकती है। सो यस, इस मांगा में तो एक्सप्लेन कर दिया गया है कि गोकू स्पेस में फाइट कैसे कर पा रहा है। इसके बाद हम बीरस और वीस को जाते हुए देखते हैं और अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रीस्ट का कैसल, जो कि मानना पड़ेगा काफी ज्यादा रॉयल था। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे एंजल्स इकट्ठा होते हैं एक जगह पे ग्रैंड प्रीस्ट के कहने पर। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट उन सब लोगों से बोलता है कि तुम सबको पता ही होगा कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है, बट उससे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो भी बातें यहाँ पर होने वाली है किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। यानी जो भी बातें होने वाली हैं इस जगह से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ओमनी किंग्स को अगर यहाँ की बातें पता चल गई तो रिजल्ट काफी ज्यादा खतरनाक होगा। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट किसी लैपिस के बारे में बताता है, जिसने की 7 यूनिवर्सेस जो कि गायब हो चुके हैं उनको वापस लाने की कोशिश की थी। और लैपिस पता कौन से यूनिवर्स का था? यूनिवर्स 7, वो भी एक अर्थलिंग था। खैर गायब हुए 7 यूनिवर्सेस की बात उठती है तो एक एंजल पूछने लग जाता है कि 7 यूनिवर्सेस गायब तो 6 हुए थे ना। तो इस पर ग्रैंड प्रीस्ट एक बहुत बड़ी चीज रिवील करता है
कि उसने एक बहुत बड़ा सच छुपाया है जो कि किसी को भी नहीं पता है, इंक्लूडिंग एंजल्स, डेट ओरिजिनली 18 यूनिवर्सेस नहीं हुआ करते थे, 19 यूनिवर्सेस हुआ करते थे, जिनमें से 7 गायब हो गए, अब 12 बचे हैं। और उस यूनिवर्स को बोला जाता था यूनिवर्स 0, जिस पर सारे के सारे एंजल्स शॉक्ड। और इसी के साथ एक एंजल पूछती है कि हमसे क्यों सच छुपाया। तो इस पर ग्रैंड प्रीस्ट बोल देता है कि और कोई चारा नहीं था। और इतने में ही वहां पे एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसकी प्रेजेंस वहां पे प्रेजेंट सारे एंजल्स को हिला कर रख देती है। अब ये औरत कौन थी ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन हाँ इतना जरूर पता था कि ये एक एंजल थी। और ग्रैंड प्रीस्ट से काफी ज्यादा गुस्सा थी, इतना कि वो उसे धोखेबाज तक बोल देती है। अब किसी की भी औकात नहीं है पूरे यूनिवर्सेस में कि ग्रैंड प्रीस्ट से ऐसा कुछ बोल सके, तो इसलिए सारे एंजल शॉक थे कि आखिर ये औरत है कौन। और इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट खत्म होता है और चैप्टर सेकंड की शुरुआत होती है, जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं फ्यू मिनट्स पहले का सीन, जिसमें कि हमें बीरस का प्लेनेट दिखाया जाता है। अब इस प्लेनेट पे हमें दिखाया जाते हैं वीज, गोकू और बीरस, जिनमें से वीज पूछता है गोकू से कि कैसी हालत है तुम्हारी, ठीक तो हो ना। जिस पे गोकू रिप्लाई करता है कि हाँ मैं ठीक तो हूँ, और सॉरी मैंने खुद को इतना ज्यादा पुश कर दिया सिर्फ एक फाइट की वजह से, बट जितनी फाइट आगे बढ़ रही थी मुझे उतना ही ज्यादा लग रहा था कि क्या मैं लॉर्ड बीरस को हरा सकता हूँ। इस पे बीरस हंसने लग जाता है और बोलता है तुम मुझे हराओगे, सपने में भी मत सोचो ये चीज। जिस पे गोकू मुस्कुरा जाता है, क्योंकि बातों ही बातों में बीरस ने उससे यंग मोर्टल बोल दिया था। और गोकू अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खुद को यंग नहीं समझता था, क्योंकि यार बंदा दादा बन चुका है और क्या लोगे तुम उससे। इसके बाद हम देखते हैं कि वीज गोकू को हील करने की बोलता है, जिस पे गोकू हाँ तो बोल देता है, बट वो एक स्कार रहने देना चाहता था अपने शरीर पे। वो था उसके बैक में जो स्कार था, जो कि बीरस के इतने बड़े अटैक की वजह से हुआ था। एंड दैट्स हाउ गोकू बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जब वीज पूछता है कि अब गोकू क्या करने वाले हो तुम, इसके बाद गोकू काफी सीरियस होते हुए बोलता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके पास जो पावर है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की, उससे बड़ी पावर के बारे में अभी तक उसे पता नहीं है। बट स्टिल वो 2 बंदों को डिफीट करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ है, फर्स्ट जीरन एंड सेकंड बीरस। और इन्हीं को डिफीट करना गोकू का गोल है। बट स्टिल अभी फिलहाल में तो वो अपने अर्थ पे जाना चाहता है, क्योंकि उसकी बीवी काफी नाराज होगी अगर उसने ऐसा नहीं किया। गेट टुगेदर हो रहा है छोटा मोटा, जिसमें गोकू को जाना ही पड़ेगा। इसके बाद जब वीस और गोकू रास्ते में थे तो गोकू पूछता है कि मेरा तो ठीक है, लेकिन वीस तुम क्या करने वाले हो अब। तो वीस इस पे जवाब देता है कि उसे अभी अभी एक खतरनाक प्रेजेंस महसूस हुई है और उसे बहुत ज्यादा बैड फीलिंग आ रही है इस प्रेजेंस को महसूस करने के बाद। इस पे गोकू भी पूछता है कि तुम्हें बैड फीलिंग आ रही है, आखिर तुम किस चीज से घबरा सकते हो, ऐसी क्या चीज है। तो इस पे वीस जवाब देता है कि एक ही पॉइंट पर काफी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पावर उसने महसूस की है, जो कि मल्टीवर्स में कहीं पर भी होना सही नहीं है। इस पर गोकू थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाता है, बट आफ्टर दैट गोकू वीस से बोलता है लेट मी हैंडल इट। और क्योंकि ये चीज गोकू वीस का कंधा कस के पकड़ने के बाद बोलता है, तो वीस उससे बोलता है अपना हाथ हटाओ, जिस पे गोकू ऑब्वियसली नहीं मानता। और इसके रिएक्शन में वीस काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है रिमूव इट। इस पे अगेन गोकू पीछे नहीं हटता। Oh my God! Okay, it's happening. एंड वीस को हार मान नहीं पड़ती है। What? Oh, come on, man. लेकिन वीस गोकू से बोलता है कि तुम्हारा काम नहीं है यूनिवर्स की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना। इस पे गोकू भी बोल देता है कि अच्छा ऐसा क्या, टूर्नामेंट ऑफ पावर में क्या हुआ था। इस पे वीस चुप। एंड आफ्टर दैट वीस बोलता है गोकू से कि ठीक है, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि मुझे ग्रैंड प्रीस्ट ने बुलाया है, दैट्स व्हाई तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। और अगर बाय चांस तुम्हें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो तुरंत ही इस बटन को प्रेस करना, मैं अपीयर हो जाऊंगा। जिस पे गोकू मान जाता है। बट वीस मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये करना वैसे सही नहीं है, लेकिन तुम पीछे नहीं हटोगे, राइट। और जब इन दोनों के बीच में ऐसे ही बातें चल रही थी तो तभी वो अचानक से रुक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक अलग ही तरीके का रैप क्रिएट हो रहा था। नरेटर के थ्रू ही हमें बताया जाता है कि ये यूनिवर्स 0 है। इसके बाद वापस हमें ग्रैंड प्रीस्ट वाली जगह पे ले जाया जाता है, जहाँ पर की माहौल काफी ज्यादा गर्म होता जा रहा था। यूं समझ लो आग ही लग चुकी थी, क्योंकि ये लेडी ग्रैंड प्रीस्ट को प्रोवोक करती आ रही थी और वहां पर प्रेजेंट सारे एंजल्स का खड़ा रहना तक मुश्किल हो गया था, बिकॉज ग्रैंड प्रीस्ट वॉज रिलीजिंग सच काइंड ऑफ एनर्जी। और क्योंकि वहां पर प्रेजेंट सारे एंजल्स कंफ्यूजन में थे कि आखिर फादर का क्या रिलेशन है इस विमन से, और ये चीज ग्रैंड प्रीस्ट को भी समझ में आ रही थी, इसलिए वो खुद ही एक्सप्लेन कर देता है कि ये और कोई नहीं, इन सारे एंजल्स की मदर है और इसकी बीवी है। और हंसी की बात तो ये है कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स की किस्मत इन दोनों मियाँ बीवी के झगड़े पे टिकी है। और इसी के साथ ग्रैंड प्रीस्ट ये भी एक्सप्लेन करता है कि जो यूनिवर्स की वो अभी बात कर रहा था ना, जिसके की बारे में इन सारे एंजल्स को नहीं पता था, उस यूनिवर्स ने बाकी सारे यूनिवर्सेस को यूनाइट कर दिया था
और सारे यूनिवर्सेस के पावर बैलेंस को हिला के रख दिया था। यानी एक यूनिवर्स पे काफी ज्यादा पावर आ गई थी। ये चीज काफी ज्यादा थ्रेटनिंग लग रही थी ग्रैंड प्रीस्ट को। इसलिए ओमनी किंग्स को बिना पता लगे ग्रैंड प्रीस्ट ने स्पेस टाइम का यूज करके इन सारे यूनिवर्सेस को सिर्फ 1 सेकंड में तबाह कर दिया। और क्योंकि यहाँ पे स्पेस टाइम की बात हो रही है तो भले ही ग्रैंड प्रीस्ट के लिए वो सिर्फ 1 सेकंड था, लेकिन जो लोग उस शिकंजे में फंसे हुए थे उनके लिए वो एक तरीके से इटर्निटी थी। काफी टाइम तक उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ा और उन्हें झेलने वालों में से एक ये औरत थी। और क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने कुछ लोगों की वजह से इतने यूनिवर्सेस को गायब कर दिया, कितनी सारी जानें चली गई इस वजह से, तो इसलिए ये औरत इन सारे एंजल्स को सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या उनके फादर वाकई में इतने बुरे हैं। क्योंकि ये औरत सच बोल रही थी और इस चीज पर ग्रैंड प्रीस्ट भी हाँ बोलता है। इसके बाद हमें अलग अलग यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक यूनिवर्स था यूनिवर्स 11 और उसका जो जोकर वाला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था ना, उसको कुछ हद तक एनर्जीज ऐसी महसूस हो रही थी जिनको कि वो पहले महसूस कर चुका है। बिकॉज ये औरत जो यूनिवर्सेस गायब हो चुके हैं ना, उन सब के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को समन करती है। इसके बाद हमें एक एक करके सभी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि फिलहाल के लिए जरूरी नहीं है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, इन सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस में से एक ऐसा बंदा था जिसको कि ये सारे एंजल्स जानते थे और वो था फ्रीजा, Muchas gracias, afición. Este para vosotros. जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज अ न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स 18। इसी के साथ साथ वो वीस को थैंक यू भी बोलता है, क्योंकि उसी की वजह से तो वो वापस जिंदा हो पाया था टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद, अगर तुम्हें याद हो तो। इसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे यूनिवर्स 18 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा कमजोर था, वो आसानी से उसे हरा के खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। अब एग्जैक्टली क्या होता है ये चीज तो हमें एक्सप्लेन नहीं करी जाती, बट हाँ इतना जरूर क्लियर था कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा कमजोर था। फ्रीजा को ज्यादा फाइट भी नहीं करनी पड़ती, आसानी से बस अपनी फिंगर वाली लेजर्स का यूज करके उसे हरा देता है वो। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद फ्रीजा की वीस बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है तुमने किस चीज में कदम रख दिया है। बट फिर भी वीस ये भी बोलता है कि ठीक है तुम रिस्क ले रहे हो तो उसके हिसाब से रिवॉर्ड भी तुम्हें मिलेगा। लेकिन इसी के बाद वीस एक और चीज पूछता है फ्रीजा से कि तुम पहले ये बताओ मुझे गोकू कहाँ पर है। अब तुम लोगों को शौक लगा हुआ यार गोकू की बात कहाँ से आई यहाँ पे, और यही चीज ग्रैंड प्रीस्ट सोच रहा था। बट इसी का जवाब देते हुए वीस बोलता है कि उसे यूनिवर्स 0 के बारे में पहले पता चल गया था और वो उस डायरेक्शन में गया भी था, लेकिन क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने बुलाया था, समन किया था सारे लोगों को, तो उसे वापस लौटना पड़ा ग्रैंड प्रीस्ट के पास। और क्योंकि गोकू काफी यार डेस्परेटली उस पावरफुल एनर्जी की तरफ जाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे जाने दिया और अब वो गोकू के साथ किसी भी तरीके का कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। इसके जवाब में ये रैंडम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि अच्छा तुम उसी मोर्टल की बात कर रहे हो जो कि गधों की तरह चिल्लाता हुआ हमारी तरफ आया था, चिंता मत करो उसका वेलकम हमने अच्छी तरीके से किया है। और ये चीज सुन के ग्रैंड प्रीस्ट शॉक्ड कि इन लोगों ने गोकू को बंदी बना के क्यों रख रखा है, चाहते तो मार भी सकते थे, चाहते तो इग्नोर भी कर सकते थे, क्योंकि ये लोग तो ज्यादा जानते नहीं होंगे ना गोकू के बारे में। बट क्यों इन लोगों ने गोकू को बांध के रख रखा है, ये चीज समझ में नहीं आ रही थी बिल्कुल ग्रैंड प्रीस्ट को। जिसपे ये औरत बोल पड़ती है हम सबको पागल मत समझो, मुझे पता है तुम रियलाइज कर चुके हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब इस बात पे ना हमें एक्सप्लेनेशन मिलती है ना ही ग्रैंड प्रीस्ट को, बट अगले ही पैनल में हमें गोकू दिखाया जाता है जिसको कि काफी सारे खंभों के बीच में काफी सारी चेन्स से झगड़ा हुआ था और गोकू काफी कोशिश कर रहा था वहां से फ्री होने की, बट ऑब्वियसली वो फ्री नहीं हो पा रहा था। मन ही मन वीस से सॉरी बोल रहा था और सॉरी बोलने का रीजन मुझे लगता है कि इसने बटन नहीं दबाया ना वीस को बुलाने के लिए, शायद यही हो सकता है। तुम सबको क्या लगता है, लेट मी नो इन कमेंट्स। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट पूछता है कि क्या डिमांड्स है तुम्हारी, जिस पे ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है द ऑबोलेशन ऑफ द डिवाइन हियरार्की, यानी ये जो हियरार्की बनी हुई है ना, ओमनी किंग सबसे ऊपर, फिर उसके बाद एंजल्स, फिर उसके बाद सारे गॉड्स यानी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, इसको खत्म करा जाए और जो ज्यादा स्ट्रांग है उसे ऊपर रखा जाए। इसके बाद सारे के सारे गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रैंड प्रीस्ट पे दावा बोल देते हैं, यानी एक साथ उसे घेर लेते हैं और अटैक करने की तैयारी कर रहे होते हैं। और इसी तैयारी के साथ वो ये चीज भी बोल रहे थे कि हम इस हियरार्की को खत्म इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि तुम इसका बहुत बुरी तरीके से यूज करते हो। बिकॉज टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान काफी सारे यूनिवर्सेस गायब हुए थे, बट उनकी एंजल्स को कुछ नहीं हुआ था बिकॉज वो ऊपर आते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से, और ये चीज उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। एंड लिटरली ये सारे गॉड्स एक साथ ग्रैंड प्रीस्ट के सामने खड़े होके उससे धमकी देते हैं कि अब कोई खेल खेलने का वक्त नहीं है, अब कुछ कर दिखाने का टाइम है। जिस पर ग्रैंड प्रीस्ट हाइट में तो भले ही आधा था लेकिन फुल ईगो के साथ बोलता है उससे, ओ
ऐसा क्या? अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो क्या कर लेगा? लेकिन इस चीज का जवाब वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस नहीं, ये औरत देती है कि एक बहुत बड़ी वॉर शुरू होने वाली है दो सोच के बीच में। एक तो जो इक्वलिटी में बिलीव रखती है और एक जो पावर पर बेस्ड हिरार्की में बिलीव रखती है। तो इसलिए हर लिविंग बीइंग को इन दोनों ग्रुप्स में से किसी एक का साथ देना होगा और लास्ट में सिर्फ एक ग्रुप बचेगा। इतने में ही ग्रैंड प्रीस्ट अचानक से तगड़े अटैक का यूज करता है जिससे कि सारे के सारे एंजल्स, गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और ये औरत जो कि इन सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी, ये सब जमा दिए जाते हैं ग्रैंड प्रीस्ट के इस अटैक से। और ये चीज करना ग्रैंड प्रीस्ट के लिए भी आसान नहीं था, बंदा नाक से खून दे जाता है ऐसा करने में, और इसी के बाद खून की उल्टियां भी करने लगता है। इतने में एक एंजल आती है, पूछती है आप ठीक तो हैं फादर? जिस पे ये ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि हाँ अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन इन लोगों को मैं ज्यादा टाइम तक नहीं रोक पाऊंगा, ये कभी ना कभी फिर से फ्री होंगे। बिकॉज ये कोई सिंपल अटैक नहीं था, बंदे ने स्पेस टाइम के बीच में इन सब लोगों को फ्रीज किया है और वो ऑर्डर देता है उन सबको कि हमें जल्दी से जल्दी इन सारे लोगों को यूनिवर्स 0 में टेलीपोर्ट करना होगा। इसका सारे किंग काइज को समन किया जाता है, उनको सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं एंड इसके बाद जाके सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्स 7 की तरफ, जहाँ पर कि गोकू की पूरी फैमिली एक तरीके से पिकनिक पे थी और चीची इंतजार कर रही थी गोकू का। एंड आफ्टर डेट हमें गोहान दिखाया जाता है जो कि इन सबको ज्वाइन करता है इसी पिकनिक में। एंड आफ्टर डेट हमें दिखाया था यूनिवर्स 11 जहाँ पर कि जीरन एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। एंड ऐसे ही हमें बाकी यूनिवर्सेस के फाइटर्स भी दिखाए जाते हैं जो कि सामने आसमान में देखने लग जाते हैं अचानक से, बिकॉज उन्हें आसमान में एक बहुत बड़ी ब्लैक बॉल दिख रही थी जिसके के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा था ग्रैंड प्रीस्ट, और बेसिकली इस कम्युनिकेशन के थ्रू उन सबको वार्न कर रहा था कि उनके पास सिर्फ 2 साल हैं ढंग से तैयार होने के लिए फॉर अ वॉर। अब ग्रैंड प्रीस्ट ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताता ये चीज, बट हाँ ये चीज जरूर बताता है कि एक एंजल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है जो कि काफी ज्यादा ईविल है और सारे यूनिवर्सेस को तबाह करना चाहती है। बट गोकू के बारे में ग्रैंड प्रीस्ट कुछ भी नहीं बताता। एंड दैट्स हाउ ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। होपफुली तुम्हें अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। भागो।